हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। और ये प्रॉब्लम आपका पैसेज टाइप प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, ये आपका शेल है जिसका पोटेंशियल सपोज दैट वी है, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, ये आपका इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है। और स्विच S1 और S2 को इस टाइप से रखा गया है। तो यहाँ पे गिवन है, एट स्टार्ट कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड। सो एट स्टार्ट कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड व्हेन द स्विच S1 इज क्लोज्ड, S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। S1 को हम क्या किए, क्लोज कर दिए, यानी इसको इस टाइप से क्लोज कर दिए। S1 is closed and S2 is open. The time constant of this circuit is tau. यानी tau आपको क्या दिया हुआ है, tau is time constant. टाइम कांस्टेंट, tau आपका टाइम कांस्टेंट। अब फर्स्ट पॉइंट भी आपसे कह रहा है कि आफ्टर टाइम इंटरवल tau चार्ज ऑन कैपेसिटर इज CV/2। आफ्टर टाइम इंटरवल 2 tau चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज CV 1 माइनस ई के पावर 2। और C आपका दिया हुआ है, वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी हाफ ऑफ द हीट डिसिपिटेटेड व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। तो इसमें कह रहा है कि वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी हाफ ऑफ द हीट डिसिपिटेटेड when the capacitor is fully charged. After time interval 2 tau charge on capacitor is this। यानी कि या तो ये सही होगा या तो ये, यानी कि तीन ऑप्शन, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पैसेज टाइप है और इसका 3 पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट और हम टाइम इंटरवल 2 tau। अब इसके पास चार्ज कितना होगा, तो जैसा कि कैपेसिटर के पास चार्ज तो Q बराबर CV होता है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो हम पहला क्या किए हैं, इसको हम क्लोज रखे, यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम S1 को क्लोज रखे हैं और इसको ओपन रखे हैं। तो जब ओपन रखे हैं तो करंट का फ्लो तो इसी सर्किट में होगा और करंट जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, इस टाइप से जाएगा और इसमें क्या है, कैपेसिटर जो है अनचार्ज है तो ये चार्ज होगा। तो वही पूछा है, आफ्टर टाइम इंटरवल tau द चार्ज ऑन कैपेसिटर। और 2 tau के बाद बताइए कि चार्ज उस पर क्या होगा, यानी कि चार्ज आपको बताना है। तो चार्ज के लिए हम हमेशा यूज करते हैं तो Q बराबर CV। इसमें C कैपेसिटेंस तो फिक्स है, वो चेंज होने वाला नहीं है। V किस रेट से चेंज करता है, इस पे चार्ज जो है Q नोट 1 के पावर E के पावर T/tau। और ये कौन सा सर्किट हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, RC सर्किट, रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट। ये आपका क्या हो जाएगा, CR सर्किट, क्योंकि रेजिस्टेंस तो इधर नहीं है तो CL सर्किट, यानी कैपेसिटिव और रेजिस्टिव, ये आपका हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट। तो इसमें अगर चार्ज आपको निकालना है तो चार्ज का वैल्यू क्या होता है, Q नोट। Q नोट क्या है, मैक्सिमम चार्ज। इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज हो तो 1 का पावर माइनस E/T/tau, ये आपका वैल्यू होता है। अब tau क्या है, तो tau होता है आपका टाइम कांस्टेंट। tau इज बेसिकली टाइम कांस्टेंट। अब जब ये RC सर्किट है तो यहाँ tau का वैल्यू, तो आपसे tau का तो वैल्यू आपसे पूछ नहीं रहा है, tau का ही वैल्यू दिया हो कि आफ्टर टाइम t। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो Q बराबर CV, तो V भी चेंज करेगा। और तो V कैसे चेंज करेगा, V नोट 1 का पावर -E T/tau। अब ये आपका क्या हो जाएगा, CV नोट। अब 1 का पावर 1 माइनस E का पावर T। अब T का वैल्यू क्या रखेंगे, अगर हम 1 रखते हैं तो T का वैल्यू अगर हम tau रखते हैं तो डिवाइडेड बाय tau, तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, CV नोट और tau से tau कैंसिल, 1 माइनस E का पावर -1। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, E का पावर -1, तो ये आपका आ जाएगा CV नोट और E का पावर -1, तो 1 माइनस E का पावर -1, तो ये आपका आ जाएगा। जबकि यहाँ पे दिया क्या है, CV/2 हो जाएगा।
एग्जैक्टली नॉट, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। और यही टाउ का वैल्यू अगर 2 हो तो क्या हो जाएगा, सी वी नोट 1 के पावर माइनस ई का पावर टी। तो टी का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू आपका है 2 टॉ बाई टॉ। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा क्यू का वैल्यू, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो सी वी नोट 1 का पावर माइनस ई बाई टॉ से टॉ कैंसिल -2, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका बी इज योर राइट ऑप्शन। अब क्या कह रहा है, एक ऑप्शन और भी हमको चेक करना है, तो वो कौन सा है, ये वाला, वर्क डन बाय द वोल्टेज, वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी हाफ ऑफ द हीट डिसिपेटेड, वर्क डन बाय द वोल्टेज विल बी हाफ ऑफ द हीट डिसिपेटेड when the capacitor is fully charged। तो उसमें कितना, तो ये आपका है 4। जब वर्कडन हम निकालते हैं तो वर्कडन का वैल्यू कैपेसिटर में वैसे भी बताएं हाफ CV²। अब इसमें क्या कह रहा है कि वर्कडन बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी हाफ ऑफ द हीट डिसिपेटेड व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इस पे कितना टोटल, ये आपका इसमें आपका सिर्फ डी ऑप्शन होगा। इसमें क्या दिया, वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी हाफ ऑफ द हीट डिसिपेटेड व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा तो Q बराबर CV। तो ये आपका Q बराबर CV, यानी इस पे मैक्सिमम चार्ज जो होगा वो ये आएगा। और इसमें क्या रहा है कि वर्क डन बाय वोल्टेज विल बी हाफ ऑफ द हीट डिसिपेटेड व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होगा तो इस पे इसका चार्ज का वैल्यू क्या होगा, Q बराबर CV। तो ये चार्ज होगा और इसमें कह रहा है कि हाफ इसका होगा तो इंटू V, नहीं, नॉट एट ऑल, यानी कि C इज नॉट ए राइट ऑप्शन। तो ए तो हो नहीं सकता था, डी भी नहीं होगा तो C नहीं होगा, तो ये आपका B होगा। और C भी नहीं होगा। इसमें क्या कह रहा है कि heat dissipated when the work done by the voltage source will be half of the heat dissipated when the capacitor is fully charged। तो ये आपका आगे। अब हम आगे देखते हैं इसके सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पार्ट जो कि क्वेश्चन का पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, और इसके एक और पार्ट है थर्ड पार्ट। तो एक एक करके, ये आपका पैसेज टाइप प्रॉब्लम था तो इसमें 2 पार्ट हैं। पहले वाले हम क्या किए थे, स्विच फर्स्ट को क्लोज किए थे। अब क्या करेंगे, व्हेन द कैपेसिटर गेट्स चार्ज कंप्लीटली S1 इज ओपन। पहले हम क्या किए थे, S1 को क्लोज किए थे, S2 को क्या रखे थे, S2 को हम ओपन रखे थे। अब हम क्या करेंगे, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ये जो कैपेसिटर जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, व्हेन कैपेसिटर गेट्स चार्ज कंप्लीटली S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज। अब हम क्या करेंगे, S2 को हम क्लोज कर देंगे। अब इसको हम ओपन कर देंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे, अब ये आपका क्या आ जाएगा, इसको हम इस टाइप से करेंगे, यानी कि S2 को इस बार हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। देन at t equal to 0 पे एनर्जी stored in the circuit is purely in the form of magnetic energy। फर्स्ट पॉइंट में यही कह रहा है, एनी टाइम t is positive current in the circuit is same in the direction। at t is positive there is no exchange of energy between inductor and capacitor। डी पॉइंट में आपसे कह रहा है, at any time t is positive instantaneous current in the circuit may be this। यानी कि अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो अब क्या है, अब आपका सर्किट कुछ ऐसा है कि S1 को हम ओपन रखे हैं और ये आपका कैपेसिटर जो है ये आपका फुल्ली चार्ज है और इससे हम इंडक्टर को कनेक्ट किए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, CL सर्किट, यानी इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट। और यहाँ पे कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज है, फुल्ली चार्ज है, यानी कि कैपेसिटर अब क्या होगा, डिस्चार्ज होगा।
तो Q का वैल्यू, तो Q क्या होता है, Q नोट कॉस ओमेगा टी। अब क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, तो कॉस ओमेगा टी। यही क्या हो जाता अगर ये चार्जिंग वाले प्रोसेस में होता तो साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, टी क्या है, टाइम। आपसे क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस करंट बताइए, यानी आई इंस्टेंटेनियस करंट। तो आई इंस्टेंटेनियस के लिए आपको पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, और चार्ज किस रेट से इसमें वेरी कर रहा है, तो क्यू नोट क्या है, क्यू नोट जो है वो आपका मैक्सिमम चार्ज है, क्यू नोट आपका मैक्सिमम चार्ज है। अब आपको निकालना क्या है, करंट, तो हम क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज सिंपली करंट। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चार्ज को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो यही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन का कॉस, और कॉस का आपका क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, आपका साइन थीटा हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, माइनस साइन है साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, सी से जो स्टार्ट हो उसका इंटीग्रेशन निगेटिव होता है, और जो एस से, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। अब निगेटिव साइन, क्योंकि आपको पता है करंट निगेटिव तो होगा नहीं, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू नोट साइन ओमेगा टी। तो इसके अंदर करंट जो आ गया इंस्टेंटेनियस करंट। अब ध्यान से देखिए, अब ओमेगा का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका क्या आ गया, वैल्यू आई का, तो आई दैट इज इक्वल टू, वैसे जब ये डिस्चार्ज हो रहा हो कैपेसिटर, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो तो हम क्या लिखते हैं, चार्ज का इक्वेशन क्यू नोट कॉस ओमेगा टी, और जब ये चार्ज हो रहा होगा तो साइन ओमेगा टी। तो यहां से आपका क्या आ गया, इसके अंदर करंट आ गया, करंट क्या आ गया, क्यू नोट साइन ओमेगा टी, ये आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब यहां से आपका चार्ज आ गया, ये आपका आ गया करंट। अब इसमें ओमेगा का वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अब जैसा कि हम आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में ही हम बात किए थे, उसको कहते हैं, कौन सा फ्रीक्वेंसी हम बात किए थे, जब XL का वैल्यू, जब XC के बराबर हो, जब ओमेगा C का वैल्यू 1/ओमेगा L के बराबर हो, तो क्या होता है, इसमें ओमेगा का वैल्यू आपका हो जाता है √LC। तो इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम इस पे बात किए थे। ये आपका क्या होता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो आपसे पूछा गया है कि अगर आपसे आई मैक्स का वैल्यू पूछे, यानी कि मैक्सिमम करंट, अगर ये इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट है, और अगर आपसे पूछे कि इसमें मैक्सिमम करंट क्या होगा और मैक्सिमम करंट कब होगा, तो जब ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को अटेन कर पाएगा, आफ्टर इट अटेनिंग इट्स रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो जब ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को अटेन करेगा तब इसके अंदर जो मैक्सिमम करंट होगा। तो चार्ज इस रेट से फ्लो कर रहा था, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज सिंपली करंट। अब डिफरेंशिएट किए, अब ओमेगा का वैल्यू हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं, और वो आपसे अगर मैक्सिमम करंट पूछे तो इसमें मैक्सिमम करंट के लिए हम क्या बात करेंगे, तो मैक्सिमम करंट के लिए तो यह ध्यान से जो कांस्टेंट टर्म है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब जैसा कि आपको पता है Q का वैल्यू हम क्या इसमें पुट कर सकते हैं, Q बराबर CV। तो इसमें डिफरेंशिएशन किए, ओमेगा का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी Q नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी। हालांकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, लेकिन कॉस का माइनस साइन होता है, लेकिन नेगेटिव साइन हमको यहाँ पे कंसीडर नहीं करना, हमको वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Q नोट
एक ओमेगा। अब ध्यान से देखिए, साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन तो साइन हो गया, अब ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। अब नेगेटिव साइन भी होगा, उसको हम बाहर रखते हैं। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, तो अगर आई मैक्स का वैल्यू आपसे पूछे कि इसके अंदर मैक्सिमम करंट या आई मैक्स का वैल्यू आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, तो आई मैक्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, ये अब साइन का मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम मिनिमम -1 मैक्सिमम 1। तो अगर आप नेगेटिव साइन को भी आप यहाँ कंसीडर कर रहे हैं तो -1 भी आप रख सकते हैं, जिससे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू नोट इंटू ओमेगा। अब आपको पता है कि मैक्सिमम जब इसके अंदर करंट कब होगा, अब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में दो चीज होता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है, यानी कि वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज। तो दोनों का सेम फेज होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और दोनों सेम फेज में रहेगा तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो क्यू नोट हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू √LC होगा, क्योंकि XL का वैल्यू यानी कि दोनों का इंपिडेंस, यानी इंपिडेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंपिडेंस ऑफ दिस, दैट इज ओमेगा इंटू एल, किसका होता है 1/ओमेगा × L। ये आपका हो जाता है इंडक्टेंस का और ये आपका कैपेसिटेंस का होता है। दोनों आपस में जब बराबर होता है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उस पर्टिकुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, यानी दोनों का फेज डिफरेंस क्या हो जाता है, 0 होता है, क्योंकि दोनों का फेज सेम होता है। और इसका वैल्यू क्या होता है, यहां से आपका क्या आ जाएगा, ω² √LC। अब यहां से आपको पता है कि कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है Q दैट इज इक्वल टू CV, और मैक्सिमम करंट के लिए ये आ गया, तो ये आप लिख सकते हैं C इंटू, तो Q नोट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C इंटू V इंटू √LC। LC क्या है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का वैल्यू। अब Q नोट का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो Q नोट का वैल्यू हम सिंपली लिख सकते हैं CV इंटू √LC। अब यहां से क्या हो जाएगा, तो ये आपका C से C कैंसिल हो जाएगा, तो C ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका रूट, तो V का तो V ही रहेगा, और ऊपर हो जाएगा C/L। तो C/L जो कि आपका D ऑप्शन में डायरेक्टली दिख रहा है, तो क्या दिखा हुआ है, एट एनी टाइम T इज पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट may be like that V into √over। तो ध्यान से देखिए, Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, जैसा कि आपको बताए हैं Q = CV होता है, तो Q = CV, और यहां से ये रूट, तो क्लियरली आपका क्या आ गया, यहां से करंट, या इसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलिए या मैक्सिमम करंट, तो वही आपको दिया हुआ है, एनी इंस्टेंट मैक्सिमम करंट हुआ। यहां पे आपको दिया क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। आपसे तो मैक्सिमम करंट नहीं पूछा है, लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट कभी कभी ये भी तो हो सकता है, इसीलिए इसमें मे बी लिखा हुआ है। एट एनी टाइम T इज पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट मे बी, सो डी इज राइट ऑप्शन। हो सकता है जब इसके अंदर मैक्सिमम करंट हो। और क्या क्या है, ए ऑप्शन में आपसे कह रहा है T = 0, एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इज प्योरली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर तो कैपेसिटिव एनर्जी होगा, मैग्नेटिक एनर्जी कहाँ होगा, तो इसमें ये ए वाला ऑप्शन आपका गलत है। क्या है, द सर्किट इज प्योरली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, इट सेज एनी टाइम T इज पॉजिटिव करंट इन द सर्किट इज सेम, करंट इन द सर्किट इज सेम, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हमको करंट और वोल्टेज अगर सेम डायरेक्शन में फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या बात करेंगे, तो ये कंप्लीट नहीं है। सी आपको क्या दे रहा है, T > 0 देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, देयर इज नो एनर्जी एक्सचेंज, जबकि एक्सचेंज तो होगा ही, सो सी इज रॉन्ग ऑप्शन।
एंड डी इज राइट, सो दिल्ली इज योर राइट ऑप्शन। सर्किट पे पूछा है, एलसी सर्किट, टोटल चार्ज स्टोर्ड इन एलसी सर्किट इज क्यू नॉट। टोटल चार्ज stored in LC circuit is Q naught. 4T is positive. The charge on capacitor, अब कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होगा Q बराबर दैट इज CV, तो आपको चार्ज चाहिए और चार्ज इस टर्म में आपको चाहिए, तो आपसे कहता है चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो अगर ये सर्किट है तो इस सर्किट को अगर हम यहाँ से एक्सप्लेन करें कि इसके अंदर चार्ज क्या होगा, तो अब दोनों को हम क्लोज कर लेते हैं क्योंकि इसमें आगे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि S1 को ओपन करें या S2 को क्लोज करें, तो हम सारा को क्लोज ही कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, एक ये सर्किट बना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक कैपेसिटर और यहां पे आपको एक इंडक्टर। तो ये आपका कैपेसिटर, ये आपका L इंडक्टर, ये आपका रेजिस्टेंस R। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर के पे चार्ज कितना होगा। ये आपका V वोल्टेज, तो जैसा कि आपको पता है कि इस पे चार्ज Q/C, और कौन सा सर्किट, तो सर्किट आपको मेंशन कर दिया, यानी कि इसी सर्किट पे हम बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटर के अंदर चार्ज, यानी यही सर्किट आप समझ लिए। सपोज दैट इस पे चार्ज Q है, ये L है, कैपेसिटेंस C है। तो बात सिर्फ LC सर्किट की ही बात किया जा रहा है यहाँ पे, LC सर्किट की ही बात, यानी कि रेजिस्टिव और कैपेसिटिव सर्किट की ही बात करें तो इस पे चार्ज अगर Q है तो इस पे जैसा कि आपको पता है Q बराबर CV, सो V दैट इज इक्वल टू Q/C। तो Q/C यहां से आपका वैल्यू आ गया और यहां पे हम क्या लिखेंगे, -L di/dt। इंडक्टर को क्या हम लिखते हैं, -di/dt। तो जैसा कि हम बात किए थे कि होता क्या है, करंट में हम चेंज करते हैं, करंट में चेंज होने के वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। अब इसमें दो चीज होता है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसमें एक ही रहता है, दूसरे में चेंज होने की वजह से, तो ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस का केस है। तो इस पे जो चार्ज होगा, बात एलसी सर्किट, इस पे चार्ज हुआ तो इस पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, Q/C। तो -dLi/dt दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको लूप का नाम अगर दें तो सपोज दैट A, B, C एंड D। तो हम बात किसका कर रहे हैं, लूप A, B, C, D, A से वापस से A पे पहुंचेंगे। तो इस पे आपको क्या मिलेगा, इस पे इसका पोटेंशियल क्या हुआ, Q/C। इधर आए तो -dLi/dt, फिर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे। तो लूप लॉ क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ए इंटायर पोटेंशियल इन ए पर्टिकुलर लूप दैट बिकम्स 0। यानी कि टोटल आप किसी का भी पोटेंशियल ले और वो एक पर्टिकुलर लूप की बात किया जाए, लूप का मतलब है ए से घूम के वापस ए पॉइंट पे पहुंचे, यानी A, B, C, D, फिर वापस से ए, तो उसका इंटायर अल्जेब्रिक सम ऑफ इंटायर पोटेंशियल इन ए पर्टिकुलर लूप दैट बिकम्स 0। बस लूप लॉ लगा दीजिए, यहां से आपको मिल जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो L di/dt दैट इज सिंपली इक्वल टू Q/C। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, L उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, सो di/dt दैट इज बेसिकली इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में Q/LC। ये आपका आ गया। तो di/dt का वैल्यू आपका क्या आ गया, सिंपली Q/LC।
अब आई को भी तो हम कुछ लिख सकते हैं। आई क्या होता है, तो अभी हम बात किए थे कि dq बाई dt ये आपका करंट होता है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज सिंपली करंट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आई डी बाई डी टी। अब क्या लिखेंगे, आई को हम क्या लिख सकते हैं, तो आई को हम लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी, यानी डबल डिफरेंशिएशन। एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो करंट मिलेगा, एक डिफरेंशिएशन करते हैं तब हमको क्या मिलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी कि ये जो हम जब इंडक्टर यूज करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब ध्यान से देखिए, चेंज अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव हो यानी कि चेंज होना जरूरी है। ये जो साइन है ये किस चीज का साइन है, ये साइन आपका चेंज का साइन है। तो जब तक चेंज नहीं होगा उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, और आई को ये लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल सी। तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, सो डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर दैट इज सिंपली इक्वल टू क्यू बाय एल सी, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन। तो यहां से आपका वैल्यू आ गया, क्यू बाय एल सी का वैल्यू यहां से आ गया। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अब ये आपका यहां से आ गया, और ये कुछ ऐसा बता रहा है कि ये क्यू बाय एल सी के बराबर होगा। तो क्यू का वैल्यू यहां से आपका क्या हो जाएगा, एल सी इंटू ये आप ध्यान से देखिए, तो क्यू का वैल्यू यहां से आपका क्या हो जाएगा, एल सी इंटू डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ गया, यहां से हम वैल्यू आपको क्लियर कर देते हैं कि हम किए क्या है। तो इस सर्किट में हम क्या किए, इस पे ए लूप ए बी सी डी और फिर वापस से ए में हम घूमे, अलजेब्रिक सम ऑफ इंटायर पोटेंशियल, मतलब इस पे जो चार्ज होगा, इस पे जो पोटेंशियल होगा क्यू बाई सी होगा, क्योंकि क्यू बराबर सी बी है तो वी बराबर क्यू बाई सी हुआ, माइनस एल डी आई बाई डी टी दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0, क्यू बाई सी दैट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से ही आपका रिलेशन बहुत क्लियर हो जाएगा कि इस पे चार्ज क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, डी आई बाई डी टी का वैल्यू आपका क्लियरली आ जाएगा क्यू बाई, और ये मल्टीप्लाई में है तो एल सी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी, और आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल सी। अब इसको हम डबल डिफरेंशिएशन डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एल सी। तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल सी इंटू डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ये आपका वैल्यू आ गया। यानी एक डिफरेंशिएशन आई क्या होता है, करंट होता है आपका बेसिकली डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी डबल डिफरेंशिएशन आ गया, तो यहां से क्यू का वैल्यू ये आ गया। सो दिस इज ऑप्शन सी, यानी कि कैलकाटा इज योर राइट ऑप्शन। तो ये पूरा पैसेज था। एक पैसेज में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी करंट में जब चेंज आता है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आता है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। ये जो क्वेश्चन जो जेई 2006 में पूछा गया, इसमें 3 क्वेश्चन मेंशन था, तीनों को एक एक करके हम डील किए। तो तीनों कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा एलसी सर्किट का। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन थे, इसमें नोट ए बिग डील, इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट हम यूज किए नहीं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पे हिट किया था ये क्वेश्चन, और जो कि बहुत शानदार था। और ये 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो आइए इसको अब हम देखते हैं। तो इसमें कुछ दिया गया है, फिगर से ही क्लियर है। स्क्वायर लूप जो कि आपको दिया हुआ है, सपोज दैट इसका अगर हम नेमिंग दे ए बी सी और डी, तो इसका नेमिंग दे दिए, और इसका साइड लेंथ है जो कि आपको ए दिया हुआ है। सो स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए विथ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी लोकेटेड बिटवीन द करंट कैरिंग लॉन्ग पैरेलल वायर। तो ये आपको लोकेटेड है करंट कैरिंग लॉन्ग पैरेलल वायर।
द वैल्यू ऑफ आई करंट, द वैल्यू ऑफ आई इन द वायर इज गिवन, तो आई का वैल्यू आपको दिया हुआ है आई नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और फर्स्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम करंट इन द स्क्वायर लूप, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन द चार्जेस ऑन द अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वीएस वॉल्यूम। तो इसके बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। आइए दोनों में करंट का फ्लो, यानी कि इसमें आपको दिया हुआ है ए सर्कुलर स्क्वायर लूप, ए सर्कुलर स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए विथ capacitor of capacitance C located between the current carrying long parallel wire. The value of current I in the wire is given, जो कि आपको इक्वेशन में दिख रहा है। आपसे फर्स्ट पॉइंट में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम करंट, फाइंड द मैक्सिमम करंट इन द स्क्वायर लूप। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि दोनों के अंदर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है। तो जब अपोजिट होता है, तो जैसा कि हम बात करते हैं कभी कभी अपोजिट पोल, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एग्जैक्टली वो जो कंसेप्ट है वो यहीं से कंसेप्ट आता है EMI चैप्टर से, कि जब दो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के जा रहा हो करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड किस पे निकालेंगे, स्क्वायर लूप पे अगर निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। यही अगर सेम डायरेक्शन में होता तो नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। वो कंसेप्ट यहीं से क्रिएट किया जाता है। अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो इसके वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिंपल सा बात है, इसके वजह से इनवर्ड यानी कि क्रॉस, इसके वजह से, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो इसके वजह से अंदर के डायरेक्शन में, तो ये जो है आपका ये थंब का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन होता है, ये होता है टुवर्ड्स फोर फिंगर विच इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, थंब का डायरेक्शन क्या होता है, thumb का डायरेक्शन, this is directed along the direction of current and this palm is directed along the direction of magnetic field। तो राइट हैंड थंब रूल के थ्रू आप निकाल सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन जिधर होता है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और फोर फिंगर का डायरेक्शन यानी एक दूसरे के ऊपर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये जो डायरेक्शन है तीनों अलग अलग प्लेन में है, तो ये इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, और ये फोर फिंगर विच इज डायरेक्टेड अलोंग द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ये फोर फिंगर है, ये थंब का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, और ये जो पाम का डायरेक्शन है इट इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके वजह से अंदर एग्जैक्टली इसके वजह से भी अगर ऊपर करते तो सिंपल सा बात है, इसके डायरेक्शन आप ध्यान से देखिए, अब हम कैसे लगाएं, ये तो अंदर जा रहा है, तो इसके वजह से भी तो इधर हम ऐसा करेंगे, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, तो इसमें अगर आप यूज करें तो डायरेक्शन तो नीचे ही जा रहा है, तो ऐसे करेंगे, तो इसके वजह से भी क्रॉस, जब दोनों इसके वजह से भी क्रॉस, इसके वजह से भी क्रॉस, तो दोनों के वजह से क्रॉस होता है तो ऐड होता है। इसलिए कहते हैं कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों का एडिशन हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड सपोज दैट प्रोड्यूस B1 हुआ और इसके वजह से सपोज दैट B2 हुआ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B फील्ड क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 हो जाएगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है और डायरेक्शन अगर सेम हो तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब डायरेक्शन सेम हो के मतलब कि ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसके वजह से इधर वाले पॉइंट पे क्रॉस होगा, तो इधर वाले पॉइंट पे डॉट होगा। तो अगर इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता तो ये डॉट होता, तो
तो क्या करता, एक दूसरे को अपोज करता। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड क्या होता है, B1 माइनस B2, यानी कि बी नेट का वैल्यू क्या हो जाता, B1 माइनस B2, अगर डायरेक्शन दोनों का सेम होता। क्या होता है, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाते, ये डायरेक्शन करंट का, पाम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, तो इस इधर अगर क्रॉस है तो इधर डॉट, इधर क्रॉस है तो इधर डॉट, तो इस टाइप से चलते रहता है। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही कंसेप्ट था जो समझना था। बाकी इसमें हम क्या लेंगे, हर एक पॉइंट से डिस्टेंस, एक इसमें एक पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, एक कंसीडर एन एलिमेंट, कंसीडर एन एलिमेंट which is x distance, which is x distance from this side। और अगर ये x डिस्टेंस पे होगा तो ओवरऑल तो 3a है, तो ये बचा कितना हो जाएगा, 3a माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। मेन ये कंसेप्ट समझना है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला कंसेप्ट ये फ्रेम EMI चैप्टर से ही होता है। तो कंसीडर एन एलिमेंट, तो एक एलिमेंट ले लेंगे और यहां से x डिस्टेंस पे होगा, विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड, दिस इज B1। सो इधर से x डिस्टेंस पे होगा, तो इधर से क्या हो जाएगा, टोटल 3a है, a प्लस a 3a, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहां से x डिस्टेंस पे है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3a माइनस एक्स। तो इसके वजह से x डिस्टेंस फ्रॉम वायर, फर्स्ट वायर के वजह से x डिस्टेंस है, एंड सेकेंड वायर से क्या हो जाएगा, सेकेंड वायर से ये 3a माइनस एक्स डिस्टेंस पे होगा, एंड हुज थिकनेस इज dx। तो इसका थिकनेस क्या होगा, dx होगा। तो यहां से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल लें, इसके वजह से B1 के वजह से, अब दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि इसके वजह से भी इधर क्या है, क्रॉस, इसके वजह से ये भी ऊपर के डायरेक्शन, ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, तो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी यहाँ पे क्या करेगा, डॉट, यहाँ पे भी ये क्रॉस प्रोडक्ट करेगा। तो दोनों की वजह से, इसके वजह से भी अंदर, अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से भी अंदर, ये थंब इधर जाएगा, तो इसके वजह से भी अंदर, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है। क्रॉस का मतलब इनवर्ड और डॉट का मतलब आउटवर्ड। तो दोनों ऐड हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह ये बिहेव करेगा। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उसमें हम क्या यूज करते हैं, θ1 दैट इज इक्वल टू θ2 दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो वही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। म्यू नोट बाई 4 पाई आई करंट बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसा कि हम इसमें यूज क्या किए हैं, एक्स डिस्टेंस, ये कंसीडर किए हैं। कंसीडर एन एलिमेंट विच इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम वायर फर्स्ट, दिस इज वायर सेकेंड। यहां से एक्स डिस्टेंस पे है तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर क्या लिखेंगे, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये इस पे कितना बनाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा, सो साइन θ2। और फॉर लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर θ1 that is equal to θ2 that should be equal to 90 degree, so your value is mu naught by 4। ये किसके वजह से, वायर फर्स्ट के वजह से, ड्यू टू वायर फर्स्ट एट पॉइंट x डिस्टेंस फ्रॉम द, तो वहां से कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, तो म्यू नोट बाय 4 पाई आई करंट, जो कि दोनों के अंदर तो सेम ही करंट फ्लो हो रहा है, आई ही करंट दोनों में, और आई जो करंट है जो कि वेरी कर रहा है साइन ओमेगा टी, तो आई बाय एक्स, और यहां से आपका क्या हो जाएगा 1 + 1, ये आपका आ जाएगा। तो म्यू नोट बाय 2 पाई आई बाय एक्स, ये आपका आ जाएगा।
अब इसके वजह से हम निकालेंगे, किसके वजह से, इस वायर के वजह से हम निकालेंगे। तो इस वायर के वजह से अगर हम निकालें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वायर 2 के वजह से अगर हम निकालें, सो मैग्नेटिक फील्ड V field due to wire सेकेंड। अब सेकेंड वायर की वजह से फिर वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस करंट, फिर वो भी आपका क्या है, बिहेव्स लाइक ए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो इसके वजह से भी अब निकालना आसान है। और करंट किस रेट से फ्लो कर रहा है, तो याद रखिएगा इस इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है। तो यहां से हम फिर लिखेंगे म्यू नोट बाई 4 पाई, ये B2 का वैल्यू होगा, म्यू नोट बाई 4 पाई, करंट I है, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3a बाय x साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहां से वैल्यू आपका आसान हो जाएगा, थीटा 1 का वैल्यू थीटा 2 के बराबर, थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री। तो यहां से आपका आ जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई करंट I बाई 3a माइनस एक्स। अगर ये x है तो बचा हुआ रेस्ट ऑफ ऑल इज 3a माइनस एक्स। ये आपका हो जाएगा यहां से 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो यहां से आसान आपका हो गया म्यू नोट बाई, ये 2 पाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, I बाई 3a माइनस एक्स। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड सिंपली B1 प्लस B2 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या जा रहे हैं हम लोग, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐड हो गया और सेम डायरेक्शन में जाते तो रिपेल हो जाता। तो ये आपका म्यू नोट बाई 2 पाई, ये दोनों में कॉमन है, I करंट दोनों में कॉमन है। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 बाय एक्स और एक हो जाएगा 1 बाय